तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 का प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न, अति संभावित प्रश्न जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ में जो रीसेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी कवर करेंगे। कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी प्रश्नों को कवर करेंगे, कुछ आपके साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे। हर तरह का प्रश्न हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। हर लेवल यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न कठिन आते हैं, कुछ प्रश्न एकदम सरल आते हैं, कुछ प्रश्न मीडियम साइज के आते हैं। तो तीनों प्रश्नों का समायोजन, तीनों तरह के प्रश्नों का समायोजन इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी वीडियो हम बना रहे हैं वो सही समय पर आप तक पहुंच सकें, और नोटिफिकेशन बेल दबा लेना जिससे कि नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। इससे पहले सीडीपी की 4 वीडियो और ईवीएस की भी 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। 2 वीडियो मैथ पेडागोजी की भी हमने अपलोड कर दी है। ठीक है, तो सारी वीडियो आपको देख लेनी है। अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दी है, एमपी टेट फ्री क्लासेस के नाम से है। ये सारी वीडियो उसी में जा रही हैं, आप जा करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। अगर आप इस सीरीज को भी पूरा देख लेते हैं तो भी आप आराम से 90 नंबर ले आएंगे और आपका एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हुए चलेंगे। देखिए, तो पहला प्रश्न है, एथलीट फुट नामक रोग किसकी वजह से होता है। आपके सिलेबस में रोग नामक एक चैप्टर दिया गया है, वहां से यह प्रश्न है। कवक की वजह से, जीवाणु की वजह से, कृमि की वजह से, या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि कवक यानी फंगस की वजह से एथलीट फुट नामक रोग हो जाता है। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दें। देखिए, तो एथलीट फुट पैरों की त्वचा पर होने वाला एक फंगस संक्रमण है। एथलीट फुट डर्मोटोफाइट नामक फंगस के कारण होता है। ये फंगस का नाम आपको जरूर याद रखना है। यह फंगस गर्म और नम जगहों पर पनपता है। यह फंगस त्वचा से त्वचा के संपर्क या किसी संक्रमित व्यक्ति के सतह के संपर्क में आने से फैलता है। तो फंगस के जितने भी रोग होते हैं वो संक्रमण वाले रोग होते हैं, एक दूसरे से ये फैलते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, और इस फंगस का नाम आपको जरूर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए, किस पदार्थ के संचय की वजह से मांसपेशियों में थकावट हो जाती है। हमको थकान का एहसास क्यों होता है। तो एक ऐसा एसिड होता है जो हमारे पैरों में जम जाता है मांसपेशियों में, जिसकी वजह से थकान का एहसास होता है। कौन सा एसिड है। देखिए, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, या फिर ग्लूकोज। आइए आंसर देखिए। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड के जमने की वजह से हमें थकान का अनुभव होता है। देखिए, तो मांसपेशियों में थकान लैक्टिक एसिड के संचय की वजह से होती है। लैक्टिक एसिड अवायवीय उपापचय के दौरान बनता है। इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है और यह ऊर्जा का उत्पादन भी करता है। तो लैक्टिक एसिड हमारे मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें थकान का एहसास होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं की जीवन की अवधि कितनी होती है। जो आरबीसीज होती हैं, हमारे शरीर में जो आरबीसी पाई जाती हैं, इनका जीवन काल कितना होता है। 300 दिन, 120 दिन, 50 दिन, या फिर 180 दिन। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 120 दिन जो है हमारे जो आरबीसीज होती हैं हमारे शरीर में, उनकी जो टाइम होता है वो 120 दिन तक जिंदा रहती हैं। हर लेवल का प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला। अभी शुरुआत है तो शुरुआत में थोड़ा सा सिंपल लेवल हमने रखा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे प्रश्नों का लेवल भी बढ़ता जाएगा। देखिए, तो मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल सामान्य तौर पर 100 से 120 दिनों का होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। इनका मुख्य काम ऑक्सीजन को श्वसन अंगों तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना होता है। तो आरबीसी कहाँ पर बनती हैं वो भी बता दिया, आरबीसी का टाइम पीरियड कितना होता है वो भी बता दिया, और आरबीसी का काम क्या होता है वो भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न, वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास में। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पुष्प है। स्टैटिक जीके का प्रश्न है। भारत मतलब विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। गुलाब, गुड़हल, रेफलेसिया, या फिर इंडिका मैंगीफेरा। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो रेफलेसिया नामक पुष्प है वो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। अब ये कहाँ पर पाया जाता है, आइए देख लेते हैं।
तो यह फूल दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षा वनों में उगता है। यह एक परजीवी पौधा है जिसकी जड़ें, टहनियाँ, तने या फिर पत्तियाँ नहीं होती हैं, केवल इसका फूल ही फूल होता है। इसी वजह से ये इतना बड़ा और भारी होता है। देखिए कितना बड़ा होता है। तो यह फूल 3 फुट से ज़्यादा चौड़ा होता है और इसका वजन 6 से 7 किलो का होता है। 7 किलो का एक फूल होता है ये। यह फूल लाल रंग का होता है और इसकी पत्तियों पर सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं। तो कभी रंग भी पूछ लेते हैं कि रेफरेंसिया पुष्प का रंग क्या है, तो ये लाल रंग का होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? आइजैक न्यूटन, ग्रेगर जॉन मेंडल, फ्लेमिंग या फिर चैडविक? आंसर की बात करें, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। जेनेटिक्स का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इससे एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी की खोज किस पौधे पर की थी, तो मटर के पौधे पर इन्होंने आनुवांशिकी के प्रयोग को किया था। ये आपको जरूर याद रखना है, आपके एग्जाम में यह प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 देखिए। श्रीनगर में पुराने घर पत्थर, ईंट और लकड़ी के बने होते हैं। दरवाजा और खिड़कियों में सुंदर वृत्त खंड होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो दरवाजे और खिड़कियों में छोटे छोटे गोल गोल लगे हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मेहराब, हैसिंडा, खलिहान या फिर सागवान? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जो छोटे छोटे वृत्त खंड होते हैं खिड़कियों और दरवाजों में, उसको हम मेहराब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मेहराब कहते हैं। आप लोगों को पता भी होगा मेहराब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। एकत्रित अपशिष्ट जल से कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है? अगर आप हमारा पहले से वीडियो देखते हुए आ रहे होंगे तो आप इसका आंसर तुरंत दे देंगे। अगर कहीं पर जल एकत्रित है, दलदली भूमि है, तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मीथेन। जहाँ पर दलदली भूमि होती है, अपशिष्ट पदार्थ जहाँ पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर मीथेन गैस निकलती है और मीथेन एक जहरीली गैस होती है। मीथेन गैस ऑक्सीजन रहित वातावरण, यानी कि जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो, कार्बन अपशिष्ट की अपघटन से उत्पन्न होती है। अपशिष्ट जल के उपचार और प्रबंधन से भी मीथेन गैस का उत्पादन होता है। और कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो जो वेटलैंड्स होती हैं, वेटलैंड्स में पाई जाती है। इसके अलावा जो धान के खेत होते हैं, वहाँ पर भी दलदली भूमि होती है, वहाँ पर भी मीथेन का उत्पादन होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको वेटलैंड्स के बारे में पढ़ाया था, तब हमने आपको बताया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? अब थोड़े से आपको लेवल का जो प्रश्न है, मतलब प्रश्नों का जो लेवल है, थोड़ा सा अप मिलना शुरू हो जाएगा। अगर थोड़े से कठिन प्रश्न भी आए तो आप उससे भी सॉल्व कर सकें, यही हमारा प्रयास है। तो बताइए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य कौन होता है? भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री या फिर भारत के राष्ट्रपति? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वो भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख होते हैं। अब देख लेते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को 23 दिसंबर 2005 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति दी गई थी। तो कब आया था यह अधिनियम? 23 दिसंबर 2005 को यह एक्ट आया था। इसमें 9 से अधिक सदस्य नहीं होंगे और भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा। ये इसमें पहले ही बता दिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस देश को विश्व की पहली टिकाऊ और जैव ईंधन अर्थव्यवस्था माना जाता है? कौन सा ऐसा देश है जिसे विश्व का पहला टिकाऊ और जैव ईंधन अर्थव्यवस्था मानते हैं? मैक्सिको, इंडोनेशिया, फ्रांस या फिर ब्राजील? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ब्राजील को जैव ईंधन की पहली मतलब टिकाऊ अर्थव्यवस्था माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्या आपको पता है ब्राजील में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? तो गन्नों का उत्पादन जो है वो ऊंचे स्तर पर ब्राजील में होता है। और गन्ने को जो छाल होती है, उससे क्या होता है? उससे जैव ईंधन बनाया जाता है, इसलिए ब्राज़ील को अग्रणी माना जाता है। तो ब्राज़ील को जैव ईंधन उद्योग के अग्रणी और दुनिया की पहली संधारणीय जैव ईंधन अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। क्यों? वर्ष 2009 में ब्राज़ील ने गन्ना एथनॉल के लिए नई संधारणीय नीतियों को अपनाया है। 2009 से गन्ना से जो गन्ना की जो छाल निकलती है, उससे एथनॉल का निर्माण करके जो है ईंधन का निर्माण करेगा। इस वजह से ब्राज़ील को अग्रणी माना जाता है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संरक्षित क्षेत्र अर्थात वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है? कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका तो आपको पता ही होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारे अपने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य हैं। देखिए,
तो मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं जो सबसे अधिक हैं पूरे देश में। कौन-कौन से हैं देख लीजिए। कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, पन्ना और संजय। ये 6 आपके टाइगर रिजर्व हैं जो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश 11 और संरक्षित क्षेत्र जोड़ने की योजना बना रहा है। तो एमपी जीके के रिसेंट वाले जो प्रश्न हैं वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। थोड़ा-सा करंट अफेयर अगर पूछेंगे तो एमपी जीके से ही पूछेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं है? बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान या फिर वांडूर मरीन राष्ट्रीय उद्यान। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान। ये यहाँ पर नहीं पाया जाता अंडमान निकोबार में। तो कहाँ पाया जाता है वो भी देख लीजिए। मॉलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अन्य सभी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार के हैं। तो मॉलिंग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है। कौन सी पर्यावरणीय परिस्थितियों में बाष्पोत्सर्जन की दर सबसे अधिक होती है? बाष्पोत्सर्जन जानते हैं, ये आपका वृक्ष है, ठीक है। वृक्ष में बहुत सारी पत्तियां हैं। यहाँ से नीचे से पानी जाता है, पत्तियों तक पहुँचता है। फिर पत्तियाँ क्या करती हैं? सूर्य से रोशनी लेकर के अपना प्रकाश संश्लेषण करती हैं और पत्तियों से पानी सूर्य के पास में जाता है। मतलब पत्तियों से पानी का उत्सर्जन होता है जो मतलब धूप के द्वारा सोख लिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो कैसा वातावरण चाहिए रहता है बाष्पोत्सर्जन को अधिक होने के लिए? गर्म और आर्द्र, गर्म और शुष्क, ठंडा और आर्द्र या फिर ठंडा और शुष्क? आइए आंसर देखिए। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। गर्म और शुष्क वातावरण चाहिए तो बाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। अभी हमने आपको बता दिया कैसे होता है बाष्पोत्सर्जन, यही यहाँ पर बताया गया है। बाष्पोत्सर्जन की उच्चतम दर गर्म और शुष्क स्थिति में देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही के दिनों में जैविक पासपोर्ट का उपयोग बहुत अधिक हुआ है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न है, ठीक है, पर्यावरण करंट अफेयर का। तो देख करके चलिए, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। देखिए, बहुत प्रारंभिक अवस्था में घातक बीमारियों के लिए, विभिन्न जीवों के विकास के लिए, किसी जीव के पूर्ण जीनोम को समझने के लिए या फिर खेलों में डोपिंग को खत्म करने के लिए। तो बताइए जैविक पासपोर्ट किसके लिए यूज किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खेलों में डोपिंग को खत्म करने के लिए जैविक पासपोर्ट शब्द का यूज किया गया। देखिए, जैविक पासपोर्ट का खेल के क्षेत्र में बहुत उपयोग हुआ है। खासकर डोपिंग विरोधी प्रयासों और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के संदर्भ में जैविक पासपोर्ट का यूज सबसे ज़्यादा हुआ है। अब डोपिंग आप जानते हैं, खिलाड़ियों के लिए कुछ दवाएं प्रतिबंधित होती हैं। उन दवाओं को ये लोग नहीं ले सकते हैं। वो दवाएं ऐसी होती हैं, उसको खाने से तुरंत जो है मान लीजिए ताकत आ जाती है या फिर कुछ भी नशीला पदार्थ ऐसा होता है जो खिलाड़ी नहीं ले सकते हैं। अगर खिलाड़ी इसको लेते हैं तो उसी को हम डोपिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में नाक से खून क्यों निकलने लगता है? देखिए, अगर आप ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों पर जाते हैं तो आपके नाक से खून निकलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? आइए देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का रक्तचाप अधिक ऊंचाई पर बढ़ जाता है। कोशिकाओं में रक्त का दबाव बाहरी दबाव से अधिक होता है। अधिक ऊंचाई पर दबाव मैदानी इलाकों की तुलना में अधिक होता है। या फिर रक्तचाप में उतार चढ़ाव होता है और अंततः काफ़ी कम हो जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप, अगर आप ऊंचाई पर चलते चले जाएंगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता चला जाता है। इस वजह से नाक से खून आने लगता है। देखिए, ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम उपलब्ध होती है। इससे हवा पतली और शुष्क हो जाती है। इस वजह से आपकी नाक के अंदर का वातावरण और भी शुष्क हो जाता है, जिसकी वजह से नाक से खून बहने लगता है और जो दबाव होता है वो और ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से किसमें दैनिक तापमान का अंतर अधिकतम होगा? दैनिक तापमान के अंतर का अर्थ है कि अगर सुबह बहुत गर्मी है तो रात को बहुत ज़्यादा ठंडक होगी। ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है? रेगिस्तान, पर्वत, महासागर या फिर पठार? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं, इसको रेगिस्तान कीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। पीडीएफ में सही कर देंगे। तो दैनिक तापमान में परिवर्तन पृथ्वी की सतह के बहुत निकट सबसे अधिक होता है। जितनी सतह निकट होगी पृथ्वी के, उतना अधिक दैनिक तापमान में परिवर्तन होगा। उच्च रेगिस्तानी क्षेत्र में आमतौर पर सबसे अधिक दैनिक तापमान में परिवर्तन होता है। अगर आप रेगिस्तान के क्षेत्र में चले जाएंगे तो दिन में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, लेकिन रात के समय क्या होता है? रात के समय यहाँ पर ठंडक हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो दैनिक तापमान में सबसे ज़्यादा अंदर रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम क्या था? जो पुराना नाम था वंदे भारत का वो क्या था?
ट्रेन 18, ट्रेन 19, ट्रेन 20 या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करें, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी ट्रेन 18 जो है वो वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम हुआ करता था। अब ये कहाँ पर बनी थी, आइए देख लेते हैं। तो चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत 18 महीने के दौरान ट्रेन 18 की योजना बनाई, उसका निर्माण किया, जिसे बाद में वंदे भारत के नाम से जाना जाता है। तो चेन्नई में इसका निर्माण हुआ था, जिसे पहले ट्रेन 18 या फिर T18 के नाम से भी जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय वायु, यहाँ पर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुरू हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के संबंध में विरूपाक्ष क्या है? विरूपाक्ष का संबंध किससे है? मिसाइल है, रडार है, पनडुब्बी है या फिर जीपीएस मॉड्यूल है? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह एक तरह का रडार होता है। देखिए, तो रूसी मूल के MKI लड़ाकू विमान के अपने बेड़े को बढ़ाने के प्रयास में भारतीय वायुसेना विरूपाक्ष के रूप से जाना जाने वाला एक स्वदेशी उन्नत रडार स्थापित कर रही है और भारतीय वायुसेना के द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है। रडार क्या होता है? तो रडार इस तरह का एक उपकरण होता है, चारों तरफ फैला होता है, जो यह बताता है कि अगर कोई विमान यहाँ से आ रहा है तो कितनी स्पीड से यह आ रहा है, इसका क्या मंशा है, ये सब जो है वो रडार के माध्यम से पता चलता है। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा विरूपाक्ष नाम का एक रडार बनाया गया है। अगला देखिए, ओलिव रिडले किसकी प्रजाति का नाम है? सांप, कछुआ, तितली या फिर कुत्ता? अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने ओलिव रिडले के बारे में डिटेल में आपको बताया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कछुआ जो है वो ओलिव रिडले की एक प्रजाति होती है, मतलब ओलिव रिडले जो है वो कछुआ की एक प्रजाति होती है। देखिए, तो ओलिव रिडले समुद्री कछुए हर साल नवंबर में जो है बड़ी संख्या में उड़ीसा के तट पर प्रजनन और घोंसला बनाने के लिए आते हैं। तो नवंबर दिसंबर में ये कछुए आते हैं, इस टाइम पे ये कछुए आ रहे होंगे उड़ीसा के तट पर, और बहुत सारे लोग इनको देखने के लिए जाते हैं उड़ीसा में। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 19, हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों को जन्म देने वाली मादा चीता का क्या नाम है? अभी हाल में आपको पता है मोदी जी ने जो है चीता लेकर के आए थे कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है ना? और इसी वजह से कूनो अभयारण्य को कूनो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था और वहाँ पर एक मादा चीता को छोड़ा गया था। उसका नाम क्या है? उसने अभी 3 शावकों को जन्म दिया है। करंट अफेयर का प्रश्न है। आशा, कुसुमा, आदिमा या फिर कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जो चीता है उसका नाम, मादा चीता का नाम आशा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नामित मादा चीता आशा ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 3 शावकों को जन्म दिया। यह महत्वपूर्ण घटना भारत में चीता बहाली परियोजना के लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो चीता का जो है यहाँ पर उत्पादन कह सकते हैं या फिर संवर्धन अब तेजी से होने वाला है। चीता भारत से बिल्कुल गायब हो चुका था, लेकिन इस परियोजना के द्वारा भारत में चीते को पुनः लाया गया है। ठीक है, और सबसे अच्छा कहाँ पर है? तो कूनो नेशनल पार्क में सबसे अच्छा वातावरण है चीता के लिए। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 20 है, ये भी करंट का ही प्रश्न है। घराना वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो हाल ही में हजारों प्रवासी पक्षियों के आगमन के कारण चर्चा में रहा है, ये किस राज्य में स्थित है? घराना वेटलैंड कंजर्वेशन, ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए करंट अफेयर और स्टैटिक ये दोनों का मिलाकर के प्रश्न है। तो चलिए देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में है, पश्चिम बंगाल में है, अरुणाचल में है या फिर राजस्थान में है? कहाँ पर है ये घराना वेटलैंड? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में है ये घराना वेटलैंड कंजर्वेशन क्षेत्र। तो देखिए, घराना वेटलैंड कंजर्वेशन क्षेत्र जम्मू कश्मीर में स्थित है। अभी हाल ही में हजारों प्रवासी पक्षियों की वजह से यह वेटलैंड चर्चा में रहा है। जम्मू कश्मीर में हजारों प्रवासी पक्षी जो है अलग अलग देशों से यहाँ पर आए थे घराना वेटलैंड कंजर्वेशन क्षेत्र में, इसलिए यह चर्चा में रहा था। तो ये स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा विटामिन आंखों और त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है? इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी वजह से आंखों और त्वचा को सुरक्षा मिलती है? विटामिन ए, विटामिन बी, सी या फिर डी? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। विटामिन ए जो है वो हमारी आंखों को और त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी विटामिन ए के बारे में। त्वचा और आंखों के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व विटामिन ए होता है। यह रेटिना को स्वस्थ रखता है और नई त्वचा कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। तभी लोग विटामिन ए की गोलियां खाते हैं। वो हरी हरी गोलियां आती हैं, विटामिन ए की गोलियां होती हैं। ठीक है, विटामिन ए की कमी से दृष्टि हानि और रतौंधी जैसा रोग हो जाता है। रतौंधी में आप जानते हैं रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी की वजह से होती है? तो विटामिन ए की कमी की वजह से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए एक बार किसी चीज़ को आप कमेंट कर देते हैं तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है, इसलिए आपको कमेंट जरूर करना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है। देखिए
अंतरिक्ष से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर प्रीवियस ईयर प्रश्न उठाकर देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क आईएसडीएन किस वर्ष चालू किया गया था? ठीक है, थोड़ा सा कठिन प्रश्न लिया है। 2001 में इसको चालू किया गया था आईएसडीएन को, 2005 में, 2008 में या फिर 2011 में? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2008 में आईएसडीएन को चालू किया गया था। आईएसडीएन क्या है आइए बताते हैं। तो भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क आईएसडीएन को साल 2008 में चालू किया गया था। इसका मकसद भारत के पहले चंद्र मिशन यानी चंद्रयान-1 को ट्रैक करना और उसकी सहायता करना था। तो याद रखिएगा आईएसडीएन का संबंध किससे है? तो भारत के जो पहला चंद्र मिशन था चंद्रयान-1 उसको ट्रैक करने के लिए आईएसडीएन की शुरुआत की गई थी। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। अगला देखिए प्रश्न नंबर 23, पानी को किस प्रकार जाना जाता है? यानी पानी क्या है? एक तरह का विलायक है, विलेय है, क्या है? तो सार्वभौमिक सॉल्यूशन है, सार्वभौमिक विलायक है, जादुई विलायक है या फिर जादुई सॉल्यूशन है? बताइए क्या है पानी? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल एक सार्वभौमिक विलायक है, सबको ये अपने में घोल लेता है। देखिए जल की बात करें तो आपको पता ही है, जल या पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है जिसका अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन यानी कि H2O से बनता है। इसमें हाइड्रोजन के 2 और 1 ऑक्सीजन के परमाणु मिल करके पानी का निर्माण करते हैं। यह सारे प्राणियों के जीवन का आधार है। बिना पानी सब सून, आपने सुना भी होगा, बिन पानी सब सून, है ना? तो पानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कैसे बनता है हमने आपको बता दिया है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है। देखिए प्रश्न नंबर 24, मिट्टी को पोषक तत्वों से भरने के लिए किसानों को खेतों में क्या डालना पड़ता है? आप जानते हैं जब खेती की जाती है तो उससे पहले कुछ फेंका जाता है उसमें खेतों में, वो क्या होता है? अगर आप मिट्टी को पोषक तत्वों से भरना चाहते हैं, खाद, बीज, पानी या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखिए। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले खाद को फेंका जाता है जिससे कि जो मिट्टी है वो पोषक तत्वों से भर जाए और अधिक से अधिक उत्पादन हो पाए। देखिए तो खाद क्या होता है ये देख लेते हैं। खाद खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो मिट्टी में डालने से उसे उपजाऊ बनाता है। खाद में सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी को पोषक तत्वों से भर देते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह जो होता है, नाइट्रोजन की कहीं कहीं पर कमी पाई जाती है मिट्टियों में, तो यहाँ पर खाद फेंकी जाती है, यूरिया फेंका जाता है, डीपीआई कहते हैं, क्या कहते हैं, है ना? तो वो सब इसमें फेंका जाता है। इससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ाया जाता है और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। हालांकि स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक होता है। ठीक है, मिट्टी को भी कुछ दिनों बाद ये बंजर बना देता है। फेंका तो जाता है मिट्टी की सहायता के लिए, लेकिन कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करने पर ये मिट्टी को बंजर बना देता है। अगला देखिए स्टैटिक जीके का ये प्रश्न है आपके लिए। दमहल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। हिमाचल प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का या फिर छत्तीसगढ़ का? तो बताइए दमहल जो है वो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? चलिए आंसर देखें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर का यह लोक नृत्य है डमहल। चलिए कुछ जानकारी देखते हैं। तो डमहल जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। ठीक है, यह नृत्य वोटल जनजाति की, याद रखिएगा ये जनजाति का नाम पूछ लेते हैं कभी कभी। अभी जो आपका पुलिस का एग्जाम हुआ था व्यापम के द्वारा, तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। कोई लोक नृत्य है उसमें किस तरह की साड़ी पहनी जाती है, ठीक है ना? इसका नाम इस किसके नाम पर पड़ा है? जैसे आपका कुचिपुड़ी था तो किसके नाम पर पड़ा? तो कुचेलपुर ग्राम के नाम पर पड़ा। ऐसे बहुत सारे डीपली वाले प्रश्न अभी पूछे गए हैं। तो इसीलिए हम हर एग्जाम को कवर कर रहे हैं, हर एग्जाम के प्रश्नों को देख करके तब आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट का निर्माण कर रहे हैं। तो यह नृत्य वाटल जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य शैली अपनी जीवंत वेशभूषा और सुंदर अलंकरणों के लिए जानी जाती है। इसमें मोतियों और अलंकारिक शंखों से बनी एक सांक्वाकार टोपी भी शामिल होती है। प्रश्न बन सकता है कि जो डमहल नृत्य होता है उसमें जो टोपी होती है उसका आकार कैसा होता है? वर्गाकार, गोलाकार, शंक्वाकार? तो आपको बताना है कि शंक्वाकार जो है टोपी होती है। शंक्वाकार का मतलब इस तरह से होती है, ठीक है ना? तो शंक्वाकार टोपी इसमें होती है। चलिए, तो ये 25 प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए थे। 25 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न बने हैं, आपके कितने नंबर आए हैं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और ये वीडियो पसंद आ गया हो, समझाने का तरीका पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों मित्रों के पास में, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि लगातार आपके पास में वीडियो आने वाली हैं। इसके बाद में CDP की वीडियो आएगी,
और हिंदी और इंग्लिश की जल्द ही यहाँ पर टाइपिंग का कार्य चल रहा है। हिंदी और इंग्लिश की भी जो पेडागॉजी है वो एक साथ हम लेकर के आने वाले, हिंदी इंग्लिश की पेडागॉजी एक साथ में आपके लिए लगभग 30 से 40 प्रश्न होंगे और डेली बेस पर लेकर के आएंगे, क्योंकि पेडागॉजी थोड़ा सा कठिन हो जाती है। हिंदी नॉर्मली आप पढ़ लेंगे जो सब्जेक्टिव होता है, पर पेडागॉजी में प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश की पेडागॉजी में प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल वाले जो प्रश्न होते हैं वो पैराग्राफ होते हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पेडागॉजी थोड़ी सी कठिन हो जाती है। तो इंग्लिश और हिंदी की पेडागॉजी नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर देना। और इससे जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले हमने गणित पेडागॉजी अभी अपलोड की है, थोड़ी देर पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट नंबर 14 है उसमें गणित पेडागॉजी, मैथ पेडागॉजी को हमने अपलोड किया है, उसको भी आप जाकर के जरूर देखिएगा। और नीचे पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है हमने भाई, ठीक है ना, एमपी टेट फ्री क्लासेज के नाम से, उस पर क्लिक करके आप देखिएगा तो ये सारी क्लासेज आपको, अब तक 15 क्लासेज हो चुकी हैं, 15 की 15 क्लासेज आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और आप इसी सीरीज को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप आराम से 90 नंबर ले आएंगे और आराम से अपना एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि अब पूरा पढ़ने का समय नहीं है। 10 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो कहाँ समय बचा है, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम फ्री में आपके लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जैसे राकेश यादव सर के क्लास नोट्स, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक, एनसीईआरटी के नोट्स, ये सब आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध हैं, आप लोग जाकर के डाउनलोड कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।